हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे मैंने इसे ऐड कर दिया है। इसका लिंक आपको आई बटन पे विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2034। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो सऊदी अरेबिया है ये होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, जो आपका 25th एडिशन होगा। ठीक है, इट विल बी योर 25th एडिशन एंड इट इज योर होस्ट, इट विल बी होस्ट बाय द सऊदी अरेबिया। ये क्लियर है। और फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया जो है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 23rd एडिशन की, 23rd एडिशन जो 2026 में आपका होगा, इसे कौन होस्ट करेगा? इट विल बी को होस्टेड बाय द मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये तीनों आपके जो हैं को होस्ट होंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के। एंड इसमें 48 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। साथ में ही अगर बात की जाए फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की, तो इसे कौन होस्ट करेगा? ब्राजील इसे होस्ट करेगा। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं फीफा की। फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गियानी इन्फेंटियो। हेडक्वार्टर लोकेटेड है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में और स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे 24th एडिशन की। अभी हमने 2027 का विमेंस वर्ल्ड कप की बात की, 23rd एडिशन की बात की, 25th एडिशन की बात की फीफा के। नाउ अब 24th एडिशन की बात करते हैं। 24th एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का 2030 में होगा आपका, और इसे 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को। ठीक है, 2 आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है। ये तीनों मिलकर इसे होस्ट करेंगे। साथ में ही 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी 100th एनिवर्सरी होगी। और इस ओकेजन पे अर्जेंटीना, प्रेग्यो और यूग्रे जो है ये तीनों एक एक मैच होस्ट करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का। ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ में ही आपको नोट करना है, इसकी शुरुआत जो है फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी आपकी 1930 में, और यूग्रे में पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और इसी ओकेजन की वजह से, इसकी 100th एनिवर्सरी की वजह से यहाँ पे ये तीनों जो है एक एक मैच होस्ट करने वाले हैं 2030 वर्ल्ड कप का। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, द केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्डी ओमचारी एन पिल्लाई was recently in November passed away. In which year he was honored with the केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड for his memoir आकस्मिकम द एक्सीडेंटल। तो आंसर हेयर इज, इन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2020 में। और इसके साथ साथ इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, जैसे केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1972 में, एंड दी साहित्य प्रवर्तका सहकारणा संगम अवार्ड इनके प्ले के लिए, विच इज प्रलयम। ओके, 2010 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था मलयालम लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द चेस प्लेयर हु रिसेंटली इन दिसंबर वॉन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, जो आपकी सिंगापुर में हुई थी। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, बताने की जरूरत नहीं है, गुकेश जी इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें अगर हम गुकेश जी की, तो ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 18 साल की उम्र में, और इन्होंने जो है चाइना के डिंग लेयर को हराया था, डिफीट किया था इस चैंपियनशिप में। क्लियर है। नाउ इनसे पहले यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल किसके पास था? गैरी कैस्परोव के पास था, जिन्होंने 1985 में 22 साल की उम्र में ये टाइटल हासिल किया था और डिफीट किया था उस टाइम के जो चैंपियन थे एनाटोले कार्पोव को। क्लियर है। नाउ अब गुकेश जी जो हैं, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन अभी जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, एंड ये अब compete करेंगे मैग्नस कार्लसन के साथ, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट रेटेड प्लेयर हैं। और ये टूर्नामेंट आपका होगा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 26 मई से 6 जून 2025 को। कहाँ पे होगा? आपका नॉर्वे में होगा। फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज जो देख लेते हैं, विश्वनाथ आनंद जी के बारे में, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं आपके, कब कब कौन से साल में ये बने हैं? तो 2000 में बने थे, 2007, 2008, 10 और 12 में, एंड ही इज द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया 1988 में जो बने थे। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, थॉमस ई कर्ट्स द को क्रिएटर ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम रिसेंटली नवंबर पास्ट अवे। थॉमस ई कर्ट्स ने जो है क्रिएट की थी आपकी बेसिक लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको क्रिएट किया था। एंड इनको यहाँ पे 2 अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे कंप्यूटर पायनियर अवार्ड इन्हें 1991 में दिया गया था बाय दी IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा, एंड 1994 में इन्हें फेलो ऑफ एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी अवार्ड दिया गया था। नाउ अब बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज की।
बेसिक का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था थॉमस ई कर्ट्ज के साथ साथ जॉन जी कैमनी ने। तो ये दोनों आपके को क्रिएटर हैं बेसिक लैंग्वेज के, और 1964 में इन्होंने ये लैंग्वेज जो है क्रिएट की थी। इसका मेन पर्पस क्या था? जो स्टूडेंट है आपके डार्टमाउथ के उनको सिंपल प्रोग्राम्स जो है वो बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम वहाँ पे लिख पाए अपने कॉलेज टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये आपका बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट करने के लिए व्हाट इज योर नेम एंड हेलो। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसका आउटपुट है। ओके, दिस पार्ट इज योर आउटपुट। फाइन। और यहाँ पे आप इन दोनों जो क्रिएटर हैं जॉन जी केमनी और थॉमस ई कर्ट्ज, इनकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश ट्राई-एथलीट हु रिसेंटली नवंबर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम अ प्रोफेशनल कंपटीशन। तो इनका नाम क्या है? ये ब्रिटिश ट्राई-एथलीट हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना जो है रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनका नाम है आपका एलिस्टेयर ब्राउनली। आंसर है इस ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे जो है आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगर इनकी अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लंदन 2012 के ओलंपिक में, और रियो डी जेनेरियो के 2016 के ओलंपिक थे, वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। साथ में ही ये वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं 2009 और 2011 में, और 4 टाइम यूरोपियन चैंपियन ये आपके रहे हैं, राइट। इसके अलावा इन्हें 2022 में जो है अपॉइंट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू फुली इम्प्लीमेंट द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो 3 क्रिमिनल लॉ आपके लाए गए थे उनको फुली इम्प्लीमेंट किया गया है कौन सी यूनियन टेरिटरी में? इट इज योर चंडीगढ़। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंडीगढ़ में इन तीनों क्रिमिनल लॉ को फुली इम्प्लीमेंट किया था। और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, इन्होंने अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ जून कि 1 जुलाई 2024 से ये तीनों क्रिमिनल लॉ जो है आपके इफेक्ट में आएंगे, ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी। और चंडीगढ़ अभी जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने फुली इम्प्लीमेंट किया है इन तीनों क्रिमिनल लॉज को। ठीक है, कौन कौन से क्रिमिनल लॉज हैं आपके? भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आ जाता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला आपका है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। ठीक है, इसके तहत द एक्ट रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनलाइज करता है एक्ट जैसे रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है मैक्सिमम एज विक्टिम की, 16 से इसे 18 साल कर दिया गया है इन केस ऑफ अ गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे नए एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं। 358 सेक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे 511 सेक्शंस को ऑफ अ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसी के साथ नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 20 न्यू क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड जो इनप्रिजनमेंट सेंटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं 33 क्राइम्स के, साथ में ही 83 क्राइम्स के यहाँ पे फाइन बढ़ा दिए गए हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मैंडेट्स मिनिमम पनिशमेंट फॉर 23 क्राइम्स। ओके, इसके अलावा जो एक्ट है, इट कंसिडर्ड मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इसको अब ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है पेनल्टी का भी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्ट एलिमिनेट्स द सेडिशन एज एन ऑफेंस। तो सेडिशन को एलिमिनेट किया गया है एज एन ऑफेंस। ठीक है, बट इट रिटेन्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेडिशन सच एज टू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेल्शन, or encourage the feeling of a separatist activities or endanger to the sovereignty or unity of and integrity of India. Okay, now इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं ऑफेंसेस, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इसी टाइप के जो अदर आपके केसेस होते हैं या यहाँ पे जो है ऑफेंसेस होते हैं, इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने जो है माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताए गए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, और यहाँ पे पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है
10 लाख का, ठीक है, या imprisonment between 5 years and life and minimum fine of up to 5 lakh. ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है द एक्ट रिटेन्स द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ 7 year बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ 12 years बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द एक्यूज्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता, जो आपका रिपील कर रहा है CRPC 1973 को, ठीक है, विच गवर्न्स प्रोसीजर ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल फॉर ऑफेंस. तो ये बेसिकली बताता है प्रोसीजर, ठीक है, इन सब चीज़ों का ये प्रोसीजर बताता है. नाउ इस एक्ट में 531 सेक्शंस आपके हैं और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए गए हैं. इन्होंने क्या बोला है, एन इंक्रीज फ्रॉम अ 484. तो पहले यहाँ पे 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं, ठीक है. इसके अलावा 177 प्रोविजन जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, 9 यहाँ पे न्यू सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शंस लाए गए हैं एंड इट इनकॉर्पोरेट्स 44 न्यू प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशन, ठीक है. साथ में इट इंक्लूड्स टाइमलाइन इन अ 35 सेक्शन अलॉन्ग विद ऑडियो वीडियो प्रोविजन और 14 सेक्शंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं. फाइन. नाउ ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ 7 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर, ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का. ओके, नाउ जो ये एक्ट है आपका, इट अलाउज अप टू 15 days ऑफ पुलिस कस्टडी, जो आपकी विच कैन बी ऑथराइज्ड इन अ पार्ट ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 days या फिर आपका 60 और 90 days पीरियड ऑफ अ जुडिशियल कस्टडी. This may lead to a denial of a bail for an entire period if the police has not exhausted the 15 days custody. ये सब मेंशन किया गया है. नेक्स्ट आपका है कि जो एक्ट है ये रिटेन करता है CRPC का 1973 का एक्ट, ठीक है, प्रोविजन, जिसमें कहा गया है इफ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन अ डिटेंशन हैज अ राइट टू गेट अ बेल. ठीक है, ये क्लियर है. नाउ नेक्स्ट आपका एक्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो प्रोविजन है, ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो यहाँ पे हमने बात की उसकी बात हो रही है, एंड पर्सन्स अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन अ मल्टीपल ऑफेंसेस. ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ अ मैक्सिमम सेंटेंसेस, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है इसने 1/3 जो है सजा पूरी कर ली है मैक्सिमम सेंटेंस, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, तो उसे बेल मिलनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है जो एक्ट है, इट रिटेन अ प्रोविजन ऑफ अ CRPC 1973, जहां पे कहा गया है जो एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, बट हैज ऑल्सो एक्सपैंड इट टू फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल. ठीक है, जो ये प्रोविजन है ऑफ दिस एक्ट ये एप्लीकेबल है आपका टू पर्सन who has not been arrested. Okay, now next point क्या बोल रहा है, the act permits the use of handcuffs in various type of cases including organized crime, जैसे किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है. ओके, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, ये रिपील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को. ठीक है, इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजन ऑफ IEA 1872, जैसे कन्फेशन, रेलिवेंस ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ. ठीक है, दिस एक्ट विल एनकम्पसेस 170 प्रोविजन, जो रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल 167. ठीक है, पहले 167 थे, अभी ये 170 प्रोविजन हो गए हैं. ठीक है, इट मॉडिफाइड 24 प्रोविजंस, जो ऐड करते हैं न्यू, यहाँ पे 2 नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं एंड 6 सब प्रोविजंस एंड रिपील 6 प्रोविजंस. ठीक है, दिस एक्ट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, जैसे डॉक्यूमेंट्री और ओरल. ठीक है, ये क्लासिफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ डॉक्यूमेंट. देन एक्ट एक्सटेंडेड द definition of a joint trial in a which trial of a multiple person where accused has conduct or has not responded to an arrest warrant. ठीक है, नेक्स्ट है the act introduces new categories, जैसे secondary evidence are oral and written admissions and testimony of a person who has examined the document and is skilled to examine the document. Okay. Now next question है, the National Pollution Control Day or a National Pollution Prevention Day is annually observed across India on. तो National Pollution Control Day हम observe करते हैं 2 दिसंबर को.
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर। एंड इसे ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? बेसिकली 1984 में आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजिडी का, राइट? तो 1984 में 2 दिसंबर और 3 तारीख दिसंबर की ऐसी थी जहाँ पे आपकी ये ट्रेजिडी, ये इंसिडेंट जो है वो हुआ था। उसमें क्या हुआ था? बेसिकली आपका जो पेस्टिसाइड प्लांट था, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड का आपका पेस्टिसाइड प्लांट था, जिससे आपकी पॉइजनस गैस लीक हो गई थी और ये इंसिडेंट हुआ था रात को, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदा नींद में होता है तो वो कुछ अपने जो है प्रोटेक्शन भी नहीं ले सकता है, राइट? तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान गई थी और उन्हीं की याद में हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में। ठीक है, इस इंसिडेंट को 40 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी और अभी हमने इसकी 40th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की है। फाइन। और मेनली इसमें जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी और ऐसे ही पॉइजनस गैस यहाँ पे लीक हुई थी, जिसकी वजह से ये आपकी ट्रेजेडी हुई थी। फाइन। नाउ अब इसकी 40th एनिवर्सरी 2024 में हुई है और इसकी थीम क्या है? क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। ओके, now next आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 3 दिसंबर को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और 2024 का आपका थीम था एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फाइन। नाउ अब इंडिया में कौन कौन से इवेंट यहाँ पे हुए थे और कौन से अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए थे वो बात कर लेते हैं। जैसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 33 अवार्ड्स यहाँ पे जो है दिए थे, जिसमें से आपके 2 कैटेगरी में ये अवार्ड बांटे जाते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2 कैटेगरी में होते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं और दूसरा होता है जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को जो अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में इन्हें विभाजित किया गया है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें से 2 हैं, जैसे श्रेष्ठ दिव्यांग बाल और बालिका। ये अवार्ड इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 13 साल के बच्चों को अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है प्रथमेश सिन्हा और दूसरी यहाँ पे बच्ची है जानवी, कुमारी जानवी। एंड अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस में तो इसमें इम्पॉर्टेंट है जोमेटो को यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया गया है, जोमेटो और मिंडा कॉरपोरेशन को। और कौन सी कैटेगरी में? दिव्यांग जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। ठीक है, जोमेटो के बारे में इसके सीईओ पूछे जा सकते हैं, दीपेंद्र गोयल हैं और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। फाइन। नाउ इनिशिएटिव पे फोकस करते हैं। कौन से इनिशिएटिव यहाँ पे इस ओकेजन पे लॉन्च किए गए हैं? जैसे हाई पावर स्पेक्टिकल्स यहाँ पे जो है लॉन्च किए गए थे, विच आर क्रिएटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSIO द्वारा इसको बनाया गया है ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जिनका विजन लो है। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए हाई पावर स्पेक्टिकल्स यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किए हैं और ये लॉन्च किया गया था इस ओकेजन पे। नेक्स्ट है कदम नी जॉइंट। कदम नी जॉइंट जो है ये क्रिएट किया है IIT मद्रास इन कोलैबोरेशन विद सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी। ये भी अगेन ये आपकी मोबिलिटी और जो दिव्यांगजन है उनकी मोबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। फाइन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड भारतीय ब्रेल कोड। तो यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है स्टैंडर्डाइज ब्रेल कोड 13 इंडियन लैंग्वेजेस में फॉर द दिव्यांगजन्स। नेक्स्ट है ब्रेल बुक्स पोर्टल। अगेन ये भी आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे ब्रेल बुक्स आपकी अवेलेबल है, उनको लॉन्च यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को। ठीक है, ब्रेल में। नाउ नेक्स्ट है MOU यहाँ पे साइन हुआ है इन्फोसिस BPM के साथ और यहाँ पे इन्फोसिस BPM जो है ये स्टैब्लिश करेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज दिव्यांगजन के लिए थ्रू दी दिव्यांगजन रोजगार सेतु इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे 11 इंडियन लैंग्वेजेस में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं दिव्यांगजन के लिए। देन नेक्स्ट है इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड स्किल प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के तहत इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड ने पार्टनरशिप की है यूगी के साथ और ये यहाँ पे जो डेफ लर्नर्स हैं उनको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। ओके, नेक्स्ट इज गूगल एक्सटेंशन फॉर पर्सन्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, राइट, उनके लिए साइन अप मीडिया और यूंकी जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया है और ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन
in entertainment, information or in education for the deaf people, deaf Divyangjan. Okay. Other initiatives are eSandhya portal, which is created by the Tata Power Community Development Trust in partnership with the National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disability. नेक्स्ट है, अब यहाँ पे एक और चीज़, ये जो आपका eSandhya पोर्टल है, किसने क्रिएट किया है ये तो समझ आ गया, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे क्रिएट किया है। और इसका काम क्या रहेगा, ये ऐसे दिव्यांगजनों को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा जिनको न्यूरो डाइवर्स कंडीशन है, ठीक है, स्पेशली जो ऑटिज्म होती है, अगर ऐसे लोगों को ये बेसिकली हेल्प करेगा, यहाँ पे सपोर्ट करेगा ऐसे इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट। इट इज रिलीज बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सिकंदराबाद and it is developed as an Indian test of intelligence. Next question है, name the company that has collaborated with Ministry of Home Affairs and Indian Cyber Crime Coordination Center to enhance cyber security of a digital payment ecosystem in India. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है हमारी होम मिनिस्ट्री के साथ और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ, ताकि साइबर सिक्योरिटी जो है उसको और बूस्ट किया जा सके इंडिया के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में। ओके, तो ये आपकी कंपनी है रेजर पे। रेजर पे ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो डेटा बेसिकली अगर यहाँ पे बात करें हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल की, तो इन्होंने यहाँ पे डेटा रिलीज किया था कि आपका लगभग आपका 7000 डेली साइबर कंप्लेंट्स जो हैं ये रिसीव कर रहे हैं और इसमें से 85% जो है वो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट्स होती हैं। और यहाँ पे डेटा बताया गया आपका जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 का, और इसमें आपका इस दौरान जो लॉस हमें हुआ है वो है लगभग आपका मोर देन 21.2 मिलियन US$ का। तो ये यहाँ पे डेटा दिया गया था नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। रेजर पे के करंट CEO कौन है? हर्षल माथुर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च द UPI लाइट ऑटो टॉप अप फॉर पेमेंट्स विदाउट पिन? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इस फीचर को लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी पेटीएम। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने इसे लॉन्च किया है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अपने UPI लाइट जो वॉलेट है उसकी मैंने लिमिट रख दी है, जैसे 1200 लिमिट रखी है। ठीक है, अब मैंने कोई पेमेंट की और मेरे अकाउंट में 1000 रुपये रह गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये मेरा वॉलेट है, दिस इज योर वॉलेट, ठीक है, मेरे वॉलेट में अभी 1000 रुपये बचे हैं और लिमिट कितनी है? 1200 की। तो मेरा जो एक्चुअल अकाउंट है जो लिंक्ड है मेरे वॉलेट से, इसमें ऑटोमेटिकली 200 रुपये जो है वो चले जाएंगे और ये टोटल यहाँ पे 1200 हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, टॉपअप अपने आप हो जा रहा है, ऑटो टॉपअप, समझ आया? ऑटोमेटिकली अमाउंट वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं पेटीएम की। करंट इसके CEO है विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। Now next आपका क्वेश्चन है, OECD in its economic outlook December 2024 raised India's GDP growth forecast to -% for financial year 2025। तो OECD ने recently 20 basis point जो है वो इंक्रीज किए हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्शन इन्होंने दिया था ना 6.6% का। अब इन्होंने क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो ग्रोथ फोरकास्ट होगी इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वो कितनी रहेगी? ये रहेगी आपकी 6.8%। पहले इन्होंने 6.6% किया था, अभी यहाँ पे इसको 6.8% इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। नाउ इसके अलावा इस आउटलुक में इन्होंने और क्या मेंशन किया था, जैसे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी जो GDP प्रोजेक्शन है वो इंक्रीज करी है। अर्लियर इट वाज 6.8%, नाउ इट इज इंक्रीज्ड टू 6.9%। ऐसे ही हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने ये 4.8% कर दी है, पहले 4.5% हुआ करती थी, मतलब प्रोजेक्शन उन्होंने 4.5% की थी। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं OECD का। तो सेक्रेटरी जनरल इसके हैं मैथियास हर्बर्ट पॉल। देन हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस, फ्रांस में। 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैच रिसर्च ग्लोबल रिसर्च 9 Indian states with the existing or proposed cash transfer program for women had a total budget estimate of $18 billion for the financial year 2025, which represents -% of India's GDP। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप सभी को पता है, एक
थोड़ा सा समझने वाले इसको। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप सभी को अगर याद हो तो एक लाडली बहना स्कीम थी, ऐसे बहुत सारी स्कीम होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वुमेन्स के लिए लाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि इंडियन स्टेट्स, 9 इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं जो इस स्कीम के द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा वुमेन्स को फाइनेंशियल एलोकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इन्होंने उसका एस्टिमेशन लगाया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये लगभग 18 बिलियन यूएस डॉलर का एस्टिमेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे विमेंस को, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट इंडिया की कितना परसेंट है इंडिया की जीडीपी का, तो इट इज़ योर 0.5%, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये 9 स्टेट कौन से हैं, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली इन्होंने अपने बजट, जो स्टेट बजट आता है उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन रखा है इस टाइप की स्कीम्स के लिए या इस टाइप के प्रोग्राम्स के लिए जो विमेंस को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टॉप स्टेट आपका है महाराष्ट्र, जिसने सबसे ज़्यादा बजट रखा है 5.4 बिलियन यूएस डॉलर का, मतलब ये इतना अमाउंट खर्च करता है इस टाइप के विमेंस के लिए जो फाइनेंशियल एड होते हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका कर्नाटका जो 3.6 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, फॉलोड बाय हरियाणा 2.5 बिलियन, मध्य प्रदेश 2.2 बिलियन, वेस्ट बंगाल 1.7 बिलियन और दिल्ली 0.2 बिलियन। रेस्ट आपके जो स्टेट आ जाते हैं असम, तमिलनाडु और झारखंड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 9 स्टेट्स की यहाँ पे जो बात कर रही थी, ये 9 स्टेट्स क्लियर हुए कौन कौन से हैं। नाउ अब बात करेंगे अगर हाईएस्टली मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट कौन सा स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है हरियाणा यहाँ पे मंथली पर मंथ बेसिस पे 2100 की अमाउंट जो है वो विमेंस को प्रोवाइड करता है इनके स्कीम और प्रोग्राम के तहत। और सेकंड नंबर पे आ जाता है कर्नाटका जो 2000 का अमाउंट पर मंथ खर्च करता है विमेंस के लिए। क्लियर है। Now next up question है, name the personality who has honored with the Karamveer Chakra Gold Medal Award for 2024-2025 for their outstanding contribution to healthcare and social welfare। तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको करमवीर चक्र गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था 2024-2025 का। बेसिकली इन अवार्ड की अगर बात करें तो ये जो अवार्ड हैं ये ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाते हैं उनके काम से, उनके इनोवेटिव सोल्यूशन से, उनके इनोवेटिव थॉट से, ठीक है। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया है, करमवीर चक्र गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है वीवी मंजुला कुमारी जी को। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी सीईओ है वराना हेल्थ केयर की एंड इनको करमवीर चक्र गोल्ड मेडल के साथ साथ REX करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया था। फाइन। इनको जो है थर्ड टाइम करमवीर चक्र जो है दिया जा रहा है, इससे पहले इन्हें ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल इन अवार्ड का दिया जा चुका है। नाउ जो ये अवार्ड सेरेमनी है ये आपकी हुई थी 25 से 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश में, एंड इट वाज द 13th एडिशन ऑफ REX कॉन्फ लाइव। ओके। नाउ अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 2008 से 2008-9 में की गई थी और इस इनिशिएटिव को, इस अवार्ड को स्टार्ट किसने किया था, इंडियन कन्फेडरेशन ऑफ NGOs दैट इज ICONGO इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन। एंड ये जो अवार्ड है इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। नाउ अदर अवार्ड्स देखते हैं यहाँ पे, जैसे करमवीर चक्र प्लैटिनम अवार्ड दिया गया था रुमाना सिंह सहगल को एंड ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अ सेरेंडिपिटी एंड मेंटर ऑफ अ टी हब इन दी हैदराबाद तेलंगाना। और इनको भी थर्ड टाइम ये अवार्ड मिल रहा है। 2023 में इनको गोल्ड मेडल इसमें मिला था, करमवीर चक्र गोल्ड मेडल। देन 2019 में सिल्वर मेडल से इन्हें नवाजा गया था। नाउ बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की, तो ये दिया गया है अक्षय देशपांडे को। देन अभिषेक अग्रवाल जो है इस इवेंट में इनको भी अवार्ड दिया गया था फॉर देयर ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव इन दी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट आता है आपका REX करमवीर ग्लोबल फेलोशिप एंड करमवीर चक्र अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड यहाँ पे इंद्रानी मुखर्जी जी को दिए गए थे जो एंटरप्रेन्योर हैं, ऑथर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। एंड इनको बेसिकली इनका जो ये रिकॉग्निशन इनको दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए फॉर इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड सोशल एम्पावरमेंट। सेम इन्हीं की तरह ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं प्राची कौशिक जी को। शी इज़ अ फाउंडर ऑफ अ व्योमिनी सोशल एंटरप्राइजेस और इनको भी जो है करमवीर ग्लोबल फेलोशिप एंड करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरलाइन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय द सेंटर फॉर एविएशन एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सर्बिया। ठीक है, ये आपका जो ग्लोबल एविएशन अवार्ड हुए थे 2024 के सर्बिया में, उस इवेंट में 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर कौन अनाउंस की गई है? इट इज इंडिगो, और इंडिगो की तरफ से ये अवार्ड रिसीव किया था नेहा नरेन ने। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज अपॉइंटेड इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने डी गुकेश जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इट इज योर आरबीएल बैंक। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आरबीएल बैंक। और रिसेंटली आरबीआई ने इन पे जो है पेनल्टी भी लगाई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन नवंबर 2024 टू इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर completed the initial training for डैश मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो रिसेंटली जो आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन है, इन दोनों ने इनिशियल ट्रेनिंग जो आपकी है एग्जॉम मिशन 4 की, इसकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हु हैज रिसेंटली इन दिसंबर वॉन द F1 कतार ग्रैंड प्रिक्स 2024, जो आपका कतार में हुआ था, लुसेल कतार में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैक्स वेस्टरपन ने जो है फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की थी, सेकेंड रैंक थी चार्ल्स लेक्रेक की, एंड थर्ड थी आपकी ऑस्कर पेस्ट्री जो है इनकी। ओके, नेक्स्ट इज द हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रिलीज द बुक टाइटल लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन रित। द बुक इज रिटर्न बाय होम। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा द बुक इज रिटन बाय दी राकेश कुमार शर्मा। आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो बुक है, जो ये ऑथर है राकेश कुमार शर्मा, इनकी और भी बुक्स हैं, जैसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवन दर्शन और राष्ट्र निर्माण की भूमिका 2022 में आई थी। फिर आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोल इन स्वराज स्ट्रगल एंड नेशनल इंटीग्रेशन 2023 में जो आई थी। ओके, नेक्स्ट इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 2 दिसंबर को। एंड जो पहला आपका वर्ल्ड कंप्यूटर डे था, ये कब आपका ऑब्जर्व किया गया था? 2001 में। ठीक है, 2001 में इसे ऑब्जर्व किया गया था, जब हमारी 20th एनिवर्सरी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, NIIT की। और इस बार हमने 2024 में इसका 24th एडिशन ऑब्जर्व किया है। नाउ NIIT की बात करें तो इसके करंट CEO हैं पंकज जाथर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, और 1981 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज recently in December the Uttar Pradesh has declared a new temporary district in a preparation for the 2025 महाकुंभ मेला, जो आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। The UP government notified the Kumbh Mela area as the dash district of state for a duration of 4 month। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये 4 मंथ के लिए आपका बनाया गया है, एंड इट विल बी द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, उत्तर प्रदेश। ओके, इसका नाम क्या है? महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट रखा गया है। और इसका मेन एम क्या है कि जो बेसिकली डिसिप्लिन यहाँ पे हो पाए, और अच्छे से जो तैयारियां हैं वो अच्छे से हो पाए, और जो भी दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें आती हैं वो कम हो पाए। ओके, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये फंक्शन करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ मेला अधिकारी, जिनका नाम है विजय किरण आनंद। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन कि जो ये जो आपका कुंभ मेला है, ठीक है, महाकुंभ मेला जो है ये कहाँ कहाँ पे आपका होगा? मैंने पहले भी बताया है, ये आपका हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और प्रयागराज में होता है। फाइन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च द युवा शुद्धि अभियान एंड एंटी नार्कोटिक कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अमंग द यूथ। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है युवा शुद्धि अभियान टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज? इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, और ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारतीय नर्सेस एंड अलाइड संघ। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल डेज की। पहला आपका है इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 दिसंबर, एंड एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट है, 27.6 मिलियन पीपल ग्लोबली ऐसे हैं जिनको फोर्सफुली एज अ लेबर काम करवाया जाते हैं, एंड इट शोज द इंक्रीज ऑफ 2.7 मिलियन सिंस 2016।
ओके, नाउ नेक्स्ट आपका बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के करंट डायरेक्टर हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ये हम ऑब्जर्व करते हैं 4 दिसंबर को। और लास्ट आपका है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉर, और ये 30 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।